क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि वार्म सॉल्टी वाटर से गार्गल्स करने से गले का पेन कैसे ठीक हो जाता है? या फिर जब हम किशमिश को पानी में रखते हैं तो वो स्वेल कैसे कर जाती है? एंड सैलेड्स में सॉल्ट डालने के कुछ टाइम बाद उसमें से पानी कैसे निकलने लग जाता है? एंड हमारे पिकल्स एंड जैम कई मंथ्स तक खराब क्यों नहीं होते, जबकि हमारे बाकी फूड आइटम्स इतनी जल्दी खराब हो जाते हैं? बट आज का हमारा टॉपिक तो सेल के अक्रॉस वाटर मूवमेंट का है ना, तो इन सब का उससे क्या रिलेशन? ये सब आपको इस वीडियो में समझ आ जाएगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लो कि हमारे पास एक कंटेनर है जिसे हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, पार्ट ए एंड पार्ट बी, एंड दोनों में सेम अमाउंट ऑफ वाटर ऐड कर दिया। अब हमने पार्ट ए में 1 स्पून शुगर डाला एंड पार्ट बी में 3 स्पून शुगर डाला। एंड क्योंकि हमने पार्ट बी में ज़्यादा शुगर डाला है एज कम्पेयर टू पार्ट ए, सो कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इज मोर इन पार्ट बी, या फिर सिंपली कहें तो पार्ट बी इज मोर कंसंट्रेटेड देन पार्ट ए। एंड क्योंकि पार्ट बी पार्ट ए से ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, पार्ट बी में ज़्यादा शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं एज कम्पेयर टू पार्ट ए। एंड जिस मेम्ब्रेन से हमने इस कंटेनर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, उसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी है। दिस मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल, मतलब ये मेम्ब्रेन कुछ मॉलिक्यूल्स जैसे वाटर को तो ईजिली क्रॉस करने देती है, बट मोस्टली सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स लाइक शुगर एंड सॉल्ट्स इसे क्रॉस नहीं कर पाते। सो नाउ व्हाट हैपेंस इज कि शुगर के मॉलिक्यूल्स तो पार्ट बी से पार्ट ए में डिफ्यूज नहीं कर सकते, बट पानी तो पार्ट ए से पार्ट बी में जा सकता है ना। सो नाउ वाटर मॉलिक्यूल्स स्टार्ट मूविंग फ्रॉम पार्ट ए टू पार्ट बी, एंड द अमाउंट ऑफ वाटर इन पार्ट बी स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। दिस प्रोसेस of movement of water from a solution of lower solute concentration to a solution of higher solute concentration through a semi-permeable membrane is known as osmosis. अरे भाई, इन सब का सेल से क्या रिलेशन? हाँ भाई, बता रहा हूँ। खैर, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इट्स ऑल्सो सेमी परमिएबल, मतलब सेल के अंदर पानी का आना जाना भी ऑस्मोसिस के थ्रू ही होता है। सेल के अंदर 3 वेज से वाटर का मूवमेंट हो सकता है। फर्स्ट केस में हमने अपने सेल को एक ऐसे सॉल्यूशन में रखा जिसकी कंसंट्रेशन हमारी सेल की कंसंट्रेशन से कम है। ऐसे सॉल्यूशन को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। अब इस केस में वाटर विल मूव इनसाइड द सेल एंड द सेल विल स्वेल। सेकेंड केस में हमने अपने सेल को एक ऐसे सॉल्यूशन में रखा जिसकी कंसंट्रेशन सेल से ज़्यादा है, यानी एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। सो नाउ व्हाट हैपेंस इज वाटर विल मूव आउट ऑफ द सेल एंड द सेल विल श्रिंक। थर्ड केस में हमने अपने सेल को एक ऐसे सॉल्यूशन में रखा जिसकी कंसंट्रेशन सेल के अंदर की कंसंट्रेशन के बराबर है। तो अब बताओ क्या होना चाहिए? यस, अब ना वाटर सेल के अंदर जाएगा ना ही बाहर, मतलब सेल का साइज सेम रहेगा। एंड ऐसे सॉल्यूशन को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। अब हम आप लोगों को ऑस्मोसिस की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बारे में बताएंगे। अब हम उन सभी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का आंसर करेंगे जो हमने स्टार्टिंग में पूछे थे, बिकॉज व्हाट इज यूज ऑफ साइंस इफ इट हैज नो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि सैलेड में सॉल्ट डालने के कुछ टाइम बाद उससे पानी कैसे निकलने लग जाता है। जब हम फ्रूट्स के ऊपर सॉल्ट डालते हैं तो वहाँ एक हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट बन जाता है। और भाई, हमारे फ्रूट्स भी तो सेल से ही बने होते हैं। एंड जैसा कि हमने देखा था कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर सेल स्टार्ट टू लूज वाटर, तो अब हमारे फ्रूट्स के सेल से वाटर बाहर आना स्टार्ट हो जाता है। एंड सैलेड खत्म होने के बाद उस पानी को पीने में अलग ही मज़ा आता है। बट रिमेंबर, सॉल्ट डालने के बाद सैलेड को ज़्यादा टाइम तक रखना नहीं चाहिए एंड उसे जल्दी से खा लेना चाहिए, वरना उससे बहुत सारा वाटर बाहर आ जाएगा एंड उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। एंड अगर आप स्कूल में फ्रूट सैलेड लेके जाते हो तो उसमें घर पे सॉल्ट ना डालें, वरना जब तक आपका लंच टाइम होगा आपके फ्रूट्स पानी में फ्लोट कर रहे होंगे।
एंड वो सॉफ्ट होके खराब हो जाएंगे। बट रेजन्स पानी के अंदर स्वेल कैसे कर जाते हैं? यू नो, किशमिश बहुत मीठी होती है बिकॉज उसके अंदर बहुत सारी शुगर प्रेजेंट होती है। मतलब रेजन्स आर हाईली कंसंट्रेटेड एंड बिकॉज रेजन्स में हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन होती है, जब आप उसे वाटर में रखते हो then slowly and slowly water start entering inside raisins and that's why they swell up. Now let's discuss कि pickles and jam इतने लंबे टाइम तक खराब क्यों नहीं होते? आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब दादी या मम्मी घर पे अचार बनाते हैं तो उसमें खूब सारा सॉल्ट डालते हैं। सिमिलरली जैम में शुगर डालते हैं। ऐसा करने का रीज़न बस उसका टेस्ट बढ़ाना नहीं होता। सॉल्ट एंड शुगर आर सॉल्यूट्स, तो बहुत सारा सॉल्ट एंड शुगर डालने से और पिकल एंड जैम बिकम हाईली कंसंट्रेटेड। एंड रिमेंबर, जब हम किसी सेल को हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में रखते हैं देन उसमें से वाटर बाहर आने लग जाता है एंड द सेल श्रिंक्स। तो अब अगर कोई बैक्टीरियल सेल या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे पिकल या जैम के अंदर ग्रो करने की कोशिश करता है तो पिकल एंड जैम की हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन की वजह से उसके सेल से वाटर बाहर निकलने लग जाता है। इस वजह से हमारे पिकल्स एंड जैम में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाते एंड देयरफॉर हमारे पिकल एंड जैम बहुत लंबे टाइम तक खराब नहीं होते। तो रिमेंबर, जब भी आप घर में अचार या जैम बनाएं तो उसमें प्रॉपर सॉल्ट एंड शुगर डालना ना भूलें, वरना वो बहुत जल्दी खराब हो जाएंगे। आप लोग तो ये बात अब पढ़ रहे हो बट आपकी दादी या नानी को ये बात बिना पढ़े ऑलरेडी पता होगी। वार्म सॉल्टी वाटर से गार्गल करने से आपका थ्रोट पेन कैसे ठीक हो जाता है? फॉर दैट यू हैव टू वॉच अ स्मॉल वीडियो हुज लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। कितना इंटरेस्टिंग है ना ये सब। यू नो, थिंग्स बिकम मोर इंटरेस्टिंग व्हेन वी सी देम फ्रॉम अ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलो भाई, ऑस्मोसिस तो हमने कर लिया डिस्कस, बस अब एक छोटी सी चीज़ और डिस्कस करते हैं। आप लोगों के दिमाग में कभी ये बात आई है कि प्लांट्स इतने स्ट्रॉन्ग एंड रिजिड क्यों होते हैं? इसका राज छुपा है प्लांट्स के सेल्स में। प्लांट के सेल्स के चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी बाहर एक स्ट्रॉन्ग रिजिड वॉल प्रेजेंट होती है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। ये वॉल प्लांट सेल्स के लिए एक कवच का काम करती है एंड उन्हें सॉलिड एंड रिजिड बनाती है, जिसकी वजह से हमारे प्लांट्स भी इतने सॉलिड एंड रिजिड होते हैं। बट रिमेंबर, सेल वॉल वाटर, फूड एंड बाकी सॉल्यूट्स को बहुत इजीली क्रॉस करने देती है। अगर हम एक प्लांट सेल को एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में भी रख दें तो भी एक आउटर रिजिड वॉल होने की वजह से सेल ज़्यादा स्वेल नहीं कर पाते। मतलब सेल वॉल की वजह से प्लांट सेल्स हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में भी बर्स्ट नहीं होते। इससे याद आया कि हमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ डिस्कस करनी थी। आप लोगों ने एक लाइन बहुत बार सुनी होगी कि बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज लिविंग बट द सेल वॉल इज डेड। मुझे याद है हमने 9th क्लास में ये बहुत बार सुनी थी। You know the reason our teachers say कि cell wall is dead and plasma membrane is living is because जो हमारी सेल वॉल होती है उसका फंक्शन बस सेल को चारों तरफ से कवर करके उसको प्रोटेक्ट करना है। मतलब सेल वॉल के बिना भी सेल जिंदा रह सकता है, बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है जिनके बिना सेल जिंदा नहीं रह सकता। सो व्हेन वी से कि सेल वॉल इज डेड एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज लिविंग, वी सिंपली मीन कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के फंक्शंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन खुद में भी जिंदा है। सबसे छोटी लिविंग चीज़ होती है सेल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसका एक पार्ट है। तो बताओ प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग कैसे हो सकती है? तो इट्स नॉट लाइक कि ये लाइन गलत है, आपको बस इस लाइन को लिटरली नहीं लेना है। So if you like our work, please do share and subscribe our channel to get regular updates.